गुड इवनिंग चिल्ड्रन। तो हम लोगों ने पहले एडजेक्टिव को पढ़ा, एडजेक्टिव के टाइप्स को पढ़ा। अब उसके यूज को देखते हैं। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं कि किनका प्रयोग कहाँ पे करें, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन एडजेक्टिवों का चलो थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें। तो जैसे सम एंड मेनी है, सम एंड एनी। सम और एनी दोनों शब्दों का अर्थ कोई, कुछ या थोड़ा होता है। तो सम का प्रयोग कहाँ करें और एनी का प्रयोग कहाँ करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर हो जाता है। तो सम का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो वो मात्रा बताता है। मात्रा बताता है मतलब परिमाण बताता है, मतलब क्वांटिटी बताता है। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कर दें तो वो संख्या बताता है। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा बताएगा, और वही प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अगर हम लोगों ने यूज कर दिया तो वो संख्या बताएगा। जैसे आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है, कुछ पानी है। तो यहां पानी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, सम यहां लगा, इसका मतलब पानी की संख्या तो नहीं बता सकता, पानी की संख्या क्या होगी, वो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे सम का प्रयोग मतलब थोड़ा पानी है, थोड़ी मात्रा में पानी है। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास थोड़े दोस्त हैं जिनको गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। तो ये संख्या बताएगा, यहाँ पे संख्या बता रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है। सम का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव वाक्यों में होता है। पॉजिटिव वाक्य मतलब जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं है। तो सम का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव वाक्यों में होता है, लेकिन निगेटिव वाक्यों में या इंट्रोगेटिव वाक्यों में हम एनी का प्रयोग करेंगे थोड़ा के। जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरी कुछ समस्याएं हैं, मेरी कुछ समस्याएं हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव वाक्य है, तो पॉजिटिव वाक्य में हमने सम का प्रयोग किया। लेकिन यही निगेटिव वाक्य में हम लिखते हैं आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई डू नॉट हैव सम प्रॉब्लम नहीं, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो भी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होगा, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग उसके जगह पे एनी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है, सम का प्रयोग क्या इसमें इंट्रोगेटिव में यूज नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, हमको पहले से उम्मीद है कि उसका आंसर हाँ हो सकता है, तब हम लोग सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है डू यू हैव सम फूड, क्या आपके पास कुछ भोजन है, कुछ खाने को है? हाँ है। तो अगर उम्मीद हाँ में है, तब हम सम का प्रयोग कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नहीं तो नहीं कर सकते। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नो एनी का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। नॉट एनी हो सकता है, लेकिन नो एनी का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। तो सम और एनी में ये हमको अंतर याद रखना पड़ेगा, और कोई बहुत कठिन चीज भी नहीं है। 2 4 5 बार देखेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगी बात। इसके बाद कुछ और देखते हैं। तो सेकंड में हम लेके आए हैं यूज ऑफ फ्यू, लिटिल, मच, मेनी। फ्यू और लिटिल का मतलब कम, मच और मेनी का मतलब ज्यादा। तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? देखिए, फ्यू और लिटिल दोनों कम के लिए है, और मेनी और मच दोनों ज्यादा के लिए है। लेकिन फ्यू और मेनी का हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं।
फ्यू और मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जो गिना नहीं जा सकता उसके लिए हम लोग कम के लिए लिटिल और ज्यादा के लिए मच, जो गिना जा सकता है उसके कम के लिए फ्यू और ज्यादा के लिए मेनी का प्रयोग करते हैं। तो ये एक चार्ट जैसा रहा। अब देखिए फ्यू और लिटिल में थोड़ा बताने के लिए तीन तरह से ये यूज होते हैं। कहीं तो यूज होता है ए फ्यू, कहीं केवल फ्यू लगता है और कहीं द फ्यू लगता है। तो इन तीनों में अंतर क्या है ये भी समझना पड़ेगा। ए फ्यू का मतलब संख्या में कम हो, संख्या में कम हो लेकिन कुछ है, ए फ्यू। और फ्यू का मतलब संख्या में इतना कम कि न के बराबर हो। तो संख्या में कम लेकिन कुछ है उसके लिए ए फ्यू, और संख्या में इतना कम हो कि न के बराबर हो तो फ्यू। और द फ्यू का प्रयोग वहां होता है जो संख्या में कम है लेकिन जितना है उतना सब। जैसे मान लीजिए द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक ए फ्यू डेज लीव, ए फ्यू डेज रेस्ट। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक ए फ्यू डेज रेस्ट। कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा, मतलब थोड़े दिनों के लिए। फ्यू जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माई स्कूल, फ्यू फ्रेंड्स इन माई स्कूल। स्कूल में हजारों बच्चे हैं, उसमें से दो एक मेरे फ्रेंड हैं। तो हजारों बच्चों में से दो एक फ्रेंड हैं, तो इसका मतलब नहीं के बराबर है। तो वहां पे उस कंडीशन में हम लोग फ्यू का प्रयोग करें। द फ्यू का मतलब संख्या में कम लेकिन जितने हैं सब। आई हैव इन्वाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माई स्कूल, मतलब मैंने वो थोड़े दोस्त जो मेरे स्कूल के हैं उनको मैंने इनवाइट किया है। थोड़े हैं लेकिन सबको इनवाइट किया है। तो ये फ्यू का मतलब संख्या में कम लेकिन कुछ है। फ्यू का मतलब संख्या में इतना कम कि नहीं के बराबर है। और द फ्यू का मतलब संख्या में कम लेकिन जितने हैं सब, उनके तरफ हम इंगित कर सकते हैं कि सबको मैंने बुलाया है। उसी तरह से लिटिल में भी ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल का प्रयोग होता है। तो मतलब वही है, यहाँ पे संख्या से है और यहाँ पे मात्रा से है। ए लिटिल का मतलब मात्रा में कम लेकिन कुछ है। आई हैव ए लिटिल मिल्क इन माई रेफ्रिजरेटर, संख्या में है मतलब मात्रा में है, कुछ है, कम है लेकिन कुछ है, चाय बनाई जा सकती है। लिटिल का मतलब मात्रा में इतना कम कि न के बराबर। जैसे मान लीजिए ग्लास में केवल पेंदी में थोड़ा सा पानी है, टम्बलर की पेंदी में बॉटम में थोड़ा सा पानी है, तो हम कह सकते हैं आई हैव लिटिल वाटर इन द टम्बलर। तो थोड़ा सा है जिससे प्यार मतलब जो गले के नीचे उतर भी नहीं सकता, इतना थोड़ा सा है, तो हम क्या कहेंगे, तब लिटिल कहेंगे। आई हैव लिटिल वाटर इन द टम्बलर। द लिटिल का प्रयोग मात्रा में कम है लेकिन जितना है सब। जैसे आई हैड केप्ट यू, आई हैड केप्ट I had kept you little water in the glass, but the little water was drunk by my friend. वो जितना था थोड़ा ही था लेकिन सारा का सारा पी लिया गया उसके तरफ। मतलब जिसके तरफ हम संकेत करके कह सकते हैं कि इतना थोड़ा तो था ही और थोड़ा जो था वो सब पी लिया। तो इस तरह से द लिटिल का प्रयोग होता है। तो ये संख्या बताने के लिए ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू, और मात्रा बताने के लिए ए लिटिल, ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल। और मेनी और मच ये जानते ही हैं। मेनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा, आई हैव मेनी बुक्स, बुक्स काउंटेबल है तो मेनी। और मच, आई हैव मच वाटर, मेरे पास बहुत पानी है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच और काउंटेबल नाउन के साथ मेनी। और फ्यू और लिटिल कम के लिए, मेनी और मच ज्यादा के लिए व्यक्त करते हैं। इस पे थोड़ा दो चार सेंटेंस हम लोग
कर लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो अभी हमने फ्यू और लिटिल के बारे में बताया कि उसका प्रयोग कैसे होते हैं, उसी पे ये 4-5 सेंटेंसेस हमने लिया है। देखते हैं कहाँ पे कैसा यूज होता है। जैसे ये तो एक कहावत ही है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाए, लिटिल भरा जाए, ए लिटिल भरा जाए, या द लिटिल भरा जाए? तो ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस या डेंजरस थिंग, ए लिटिल भर देंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज है, थोड़ा ही है कुछ तो है। एकदम लिटिल भर देंगे तो इसका मतलब तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ना के बराबर हो जाए। तो लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यहाँ पे है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिनों के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको रेस्ट करने के लिए। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर ए लिटिल डेज, सॉरी ए फ्यू डेज। ए फ्यू डेज, डेज तो काउंटेबल है ना, ए फ्यू डेज। यहां पे देखिए, डैश वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। थोड़ा पानी जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था उसके द्वारा खत्म कर दिया गया। तो थोड़ा पानी मतलब द लिटिल वाटर, क्या होना चाहिए? द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। द लिटिल वाटर का मतलब थोड़ा ही रखा था, लेकिन जितना रखा था सब उसके द्वारा फिनिश कर दिया गया, ऐसा है। द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल टर्न अप टू सी इट। शो को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि थोड़े ही लोग उसे देखने आए। तो थोड़े ही लोग आए मतलब इतने कम आए कि शो नहीं चल सकता है या नहीं चल सकता था। तो यहाँ पे फ्यू पीपल, इतने कम आए कि शो नहीं चल सकता था, मतलब ना के बराबर आए। तो फ्यू पीपल टर्न अप टू सी। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू। मैं आपके लिए चाय नहीं तैयार कर सकता। देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। लिटिल मिल्क मतलब दूध इतना कम है रेफ्रिजरेटर में कि उससे चाय भी नहीं बन सकती। तो ऐसा है सेंस। एक चीज बताना भूल गया था मैं, जैसे सेंटेंस में अगर क्वांटिटी और नंबर शब्द है, ये शब्द स्वयं है, क्वांटिटी है और नंबर है। तो क्वांटिटी और नंबर के पहले हम लोग लिटिल या फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते। भाई क्वांटिटी के लिए हम लोग लिटिल का प्रयोग करते हैं और नंबर के लिए फ्यू का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द स्वयं अगर है क्वांटिटी और नंबर, तो इसके पहले ना तो लिटिल लगाएंगे और इसके पहले ना तो फ्यू लगाएंगे। कम बताने के लिए हम लोग यहाँ सम का, स्मॉल का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग स्मॉल का। जैसे यहाँ ये सेंटेंस है, लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड। अब ये क्वांटिटी शब्द स्वयं यहाँ है, तो यहाँ लिटिल प्रयोग करना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिटिल ना लिख के हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड मतलब थोड़ा भोजन बर्बाद हो गया। तो इस तरह से है। इसके बाद अब एडजेक्टिव को सही सही तरीके से प्रयोग करने के लिए कुछ रूल पढ़ेंगे। ये रूल आना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हमारा गलत सलत मीनिंग निकल जाएगा सेंटेंस का, और गलत हम लोग लिख देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीनिंग गलत निकल जाएगा, और मीनिंग गलत निकल जाएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो उन रूल्स को देखते हैं बारी बारी से। तो यहां देखिए रूल 1 हमको क्या बताता है। पॉजिटिव डिग्री का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं दो चीजों में कंपैरिजन करने के लिए। एडजेक्टिव में हम लोगों ने पॉजिटिव के बारे में ये पढ़ा था कि वो केवल विशेषता बताता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे
जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे कि पॉजिटिव डिग्री भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच तुलना कर सकती है। तो उसको कैसे लिखा जाएगा वो बताते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ भी है। तो पॉजिटिव डिग्री का जब हम लोग दो व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए प्रयोग करेंगे तो वहां एज के बीच हम लोग एडजेक्टिव लिखते हैं, या सो एज के बीच हम लोग एडजेक्टिव लिखते हैं। तो सो एज या एज के बीच हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब जो लिखेंगे वो पॉजिटिव डिग्री में ही होना चाहिए। जैसे ही इज एज गुड हिज टीचर, वह उतना ही भला है जितना कि उसके शिक्षक। तो उसके ही के और हिज टीचर के भलाई में तुलना हो रही है, तो कहेंगे कि वह उतना ही भला है जितना कि उसके शिक्षक। तो ही इज एज गुड एज हिज टीचर, एज के बीच ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज हुआ। एडवर्ब भी अगर यूज करेंगे तो एज के बीच जो है वो पॉजिटिव डिग्री का ही करेंगे। जैसे यहां देखिए, ही रैन, कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह जितना दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ा। तो एज के बीच ये एडवर्ब लगा है और ये एडवर्ब भी पॉजिटिव डिग्री में है। तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि एज के बीच हम लोग पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे और पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एज लगाएंगे और निगेटिव सेंटेंस में सो एज लगाएंगे। जैसे यही होता, ही इज नॉट गुड, ऐसा होता। सॉरी, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यहां लिखते हैं he is not so good as his brother। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सो एज का प्रयोग करते हैं, सो एज, वह उतना भला नहीं है जितना कि उसका भाई। तो एज और सो एज के बीच हम लोग पॉजिटिव डिग्री भी लगाते हैं और पॉजिटिव एडवर्ब भी लगाते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव के साथ ईआर जोड़ते हैं और ईआर जोड़ने के बाद हम लोग देन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज शॉर्टर, शॉर्टर देन मी, वह मुझसे छोटा है, मुझसे ठिगना है। ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, वह अपने भाई से बढ़िया है। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है, ये हमने बताया कि देन का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी सेंटेंस मिल जाएंगे जहां देन का प्रयोग नहीं है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। जैसे इसी सेंटेंस को देखिए, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, आज मैं अच्छा हूं, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तो बेटर किससे तुलना किया गया, पिछले दिनों से, पिछले दिनों से अब मैं ठीक हूं, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहां देखिए देन का प्रयोग नहीं है। तो ऐसे भी सेंटेंस मिल सकते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि सर ने जो बताया देन लगाना है तो यहां तो देन नहीं लगा है, ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि सुपरलेटिव डिग्री का जहां भी प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले ये आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे ही इज द बेस्ट प्लेयर, सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले द का प्रयोग हुआ। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, वह टीम के सारे सदस्यों से सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो ऐसा है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। इसके साथ साथ कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूल 4 क्या बताता है। कहता है अगर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच एक का चुनाव करना है, दो व्यक्तियों के बीच, जैसे दो बहनों के बीच एक बहन अच्छी है, तो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में से एक का चुनाव किया जाए
तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें और उसके पहले द और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगाएं। जैसे सी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, सी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, ये लिखा है हमने, गलत है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए यहाँ पे। सी इज बेटर, सी इज बेटर, सी इज द बेटर, बेटर के पहले द और उसके बाद ऑफ का प्रयोग। सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, एक अच्छी है। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, दो के बीच कंपैरेटिव डिग्री ही करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, इसके पहले दो में से एक का चुनाव करना है, दो की तुलना नहीं करना है, दो में से एक का चुनाव करना है कि दो में से एक अच्छी है। तो सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, पहले द लगेगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले और बाद में ऑफ लगेगा। पांचवा रूल हमको ये बताता है कि एक ही नाउन या एक ही प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना करना है। जैसे वह बुद्धिमान से ज्यादा चालाक, वो बुद्धिमान भी है और चालाक भी है, लेकिन कौन ज्यादा है? चालाक ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति है कि दो नाउन या दो प्रोनाउन की विशेषताओं में से एक विशेषता, मतलब दोनों विशेषताओं के बीच तुलना करनी है, तो हम लोग मोर लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, मोर लगाएंगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। यहां पे हमने क्या किया है? वाइजर कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया है। कंपैरेटिव डिग्री को ऐसे लिखेंगे, मोर और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री। तो ही इज मोर वाइज, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। वाइज भी एक विशेषता है, इंटेलिजेंट भी एक विशेषता है। तो इंटेलिजेंट से ज्यादा वह चालाक है। तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद देन लगाएंगे, मतलब कंपैरेटिव डिग्री ही लगाएंगे लेकिन मोर लिख के लिखेंगे, वाइजर नहीं लिखेंगे। ठीक। रूल 6 ये बताता है कि तुलना करते समय दूसरे को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करना है, मतलब उनको छोड़ देना है। तो ऐसे में हम लोग एनी अदर का प्रयोग करेंगे, खाली एनी का नहीं। जैसे गोल्ड इज मोर प्रेसियस देन एनी मेटल, सोना किसी भी धातु से ज्यादा मूल्यवान है, ऐसा लिखने के लिए खाली एनी नहीं, एनी अदर लगाएंगे, एनी अदर मेटल। मतलब सोना मेटल है और मेटल से ही तुलना करना है, बाकी सबसे वो अच्छा है, तो देन एनी अदर मेटल ऐसा लिखेंगे। मतलब सोना किसी भी दूसरे धातु से प्रेसियस है, किसी भी दूसरे धातु से, तो इज द मोर प्रेसियस, इज मोर प्रेसियस देन एनी अदर मेटल। लेकिन यहां पे देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा है, डायमंड, डायमंड इज मोर प्रेसियस देन एनी मेटल या एनी अदर मेटल, जो भी है। लेकिन यहां पे डायमंड इज मोर प्रेसियस देन एनी मेटल, ये सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि डायमंड जो कि मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, लेकिन इसकी तुलना मेटल से हो रही है, तो ये मेटल नहीं है और मेटल से तुलना हो रही है, इसलिए यहां पे ये कंस्ट्रक्शन सही है, इज मोर प्रेसियस देन एनी मेटल। लेकिन यहां पर गोल्ड भी मेटल है और दूसरे मेटल से तुलना हो रही है, तो इज मोर प्रेसियस देन एनी अदर मेटल होना चाहिए। यहां पे ये एनी का प्रयोग सही है। कुछ और देखते हैं इसके बाद। तो रूल 7 में देखिए, जैसे कुछ शब्द, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसके अंत में IOR आता है। जैसे सुपीरियर है, IOR आया, इंफीरियर IOR, जूनियर, प्रियर, प्रियर का मतलब पूर्व, पूर्व का,
एंटेरियर मतलब ये भी पूर्वकालीन, पहले के समय का। पोस्टीरियर मतलब पिछले ओर का। तो ये IOR से खत्म होने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद हम दैन का प्रयोग नहीं करते हैं। दैन की जगह पे हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज सीनियर टू मी, सीनियर भी उसी में आता है। और रूल 8 बताता है कि जो एडजेक्टिव्स, ये कुछ एडजेक्टिव है जैसे इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, अल्टेरियर है, अल्टेरियर का मतलब गुप्त, मेजर है, एम्प्टी है, एक्सीलेंट है, सर्कुलर, चीफ, एंटायर, एंटायर मतलब पूरा, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिक का मतलब अद्वितीय, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, इटर्नल का मतलब अनंत, एवरलास्टिंग मतलब सदैव रहने वाला, आइडियल आदर्श, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, प्राइम और सुप्रीम। इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं लिख सकते। जैसे यहां पे लिखा है दिस इज मोर इंफीरियर टू दैट, ये इंफीरियर को कंपैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, ये मोर नहीं होना चाहिए, दिस इज इंफीरियर टू दैट, यह उससे, उसके तुलना में ये मतलब कम अच्छा है। इंफीरियर माने नीच होता है, तो उससे कम अच्छा है, मतलब उसके इतना अच्छा नहीं है। गॉड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, भगवान के कृत्य वो एवरलास्टिंग होते हैं। तो ये एवरलास्टिंग के पहले ये मोर का प्रयोग गलत है। गॉड डीड्स आर एवरलास्टिंग, भगवान के कृत्य जो है वो सदैव के लिए होते हैं। भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया है तो सदैव के लिए बनाया है। तो इस तरह से इन एडजेक्टिवों के साथ हम लोग सुपरलेटिव का या कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल दूसरे एडजेक्टिव्स के नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू।